तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस के बारे में जिसे हमें लेंस के अंदर याद रखना है, जिससे हमें कि समझना होता है। तो सबसे पहला डिफिनीशन है ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर? देखो हर एक लेंस के अंदर, हर एक, देखिए लेंस क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का टुकड़ा है। तो लेंस से जब भी लाइट गुजरेगा तो लेंस का रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि आप जानते हो कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट रिफ्रैक्ट करता है, तो लाइट में बेंडिंग होगी। ऑब्वियस सी बात है लाइट में बेंडिंग होगी। लेकिन ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं? लेंस के अंदर मौजूद एक ऐसा पॉइंट, लेंस के अंदर मौजूद एक ऐसा पॉइंट जिससे अगर लाइट रे आएगा तो बिना डेविएशन के सीधे निकल जाएगा, उसी को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, डिनोट करते हैं ओ से। यानी कि आप देखिए डिफिनीशन लिखा हुआ है आपके डिस्क्रिप्शन में, जो नोट है आप नोट में देखिए डिफिनीशन लिखा हुआ है कि द पॉइंट इनसाइड द लेंस थ्रू विच लाइट रे पासेज अनडेविएटेड, यानी लेंस के अंदर का एक ऐसा पॉइंट जिससे ओके लाइट रे जब जाता है तो अनडेविएटेड निकल जाता है, यानी बिना मुड़े हुए निकल जाता है, बिना कोई बेंडिंग किए हुए निकल जाता है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अगर ये तो मैंने कहा कि सर ये तो हुआ कनकेव, कन्वेक्स लेंस में, कनकेव में सर दिखाइए, तो कनकेव में भी मैं दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कनकेव के अंदर भी एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे अगर लाइट रे आएगा तो लाइट रे क्या होगा, सीधे निकल जाएगा, यानी लाइट में बेंडिंग नहीं होगी, और उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। तो समझ में आया ऑप्टिकल सेंटर क्या है? ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर मौजूद एक ऐसा पॉइंट जिससे जब लाइट रे गुजरता है तो बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाता है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो आई होप आपको ये पहला डिफिनीशन समझ में आया होगा। नोट में सारे डिफिनीशंस दिए हुए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। सेकंड डिफिनीशन की अब हम बात करें, अगर हम सेकंड डिफिनीशन की बात करें तो हम बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपको कि सर ये तो हम पहले भी सुन चुके हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आप सुन चुके हो ना, लेकिन यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ और है। क्या है तो देखिए कोई भी जो लेंस बनता है, कोई भी जो लेंस बनता है तो वो एस्फेरिकल सरफेस होता है। अब आप कहोगे सर यहां आपने दो लेंस बनाया, तो ये मैंने क्या बनाया, बाई कन्वेक्स, और ये मैंने क्या बनाया, बाई कनकेव। तो अब से मैं जब भी लेंस बनाऊंगा तो बाई कन्वेक्स और बाई कनकेव ही बनाऊंगा। वो जो प्लेनो कन्वेक्स था और कनकेवो कन्वेक्स था, या नहीं तो अगर हम नीचे में बात करें तो प्लेनो कनकेव था और कन्वेक्सो कनकेव था, उसे हम लोग स्टडी अभी नहीं कर रहे। नेचर उसका भी सेम टू सेम होता है जैसे बाई कन्वेक्स और बाई कनकेव का होता है, लेकिन पढ़ते वक्त हम हमेशा किसको कंसिडर करते हैं, बाई कन्वेक्स को और बाई कनकेव को। तो चलिए शुरू करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बात करते हैं। तो कोई भी लेंस है, मान लो कि एक कन्वेक्स लेंस है जिसको हम बनाते हैं, लेट्स सपोज दिस इज अ कन्वेक्स लेंस, दिस इज अ कन्वेक्स लेंस, ये एक कन्वेक्स लेंस है। तो अगर आप गौर से देखो तो इसके पास दो स्फेरिकल सरफेसेज हैं, एक ये स्फेरिकल सरफेस और ये स्फेरिकल सरफेस। जरा इस स्फेरिकल सरफेस को कंप्लीट कीजिए तो एक स्फीयर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, एक स्फीयर बनेगा, दिस विल बी ए स्फीयर, और इसको कंप्लीट कीजिए तो एक स्फीयर ये भी बनेगा, दिस इज अनदर स्फीयर। तो कोई भी लेंस जो है अगर वो बाई कन्वेक्स है तो उसके अंदर में कितने, उसको आपको कितने, दोनों अगर सरफेस को कंप्लीट करो तो आपको स्फीयर्स मिलेंगे ना। तो एक बात बताओ, इस स्फीयर का, स्फेरिकल, इस स्फीयर का एक सेंटर होगा यहाँ पे कहीं पर, और इस स्फीयर का भी सेंटर होगा यहाँ पर कहीं पर। तो ये दोनों सेंटर जो है इस लेंस के क्या कहलाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएंगे। तो लेंस का जो स्फेरिकल सरफेस होता है, लेंस का जो स्फेरिकल सरफेस होता है उसका जो सेंटर होता है, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस है तो किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होगा, तो लेंस के स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक बात बताओ, ये पहला सरफेस हुआ, इधर से अगर देखो तो ये क्या हुआ, फर्स्ट सरफेस। अगर मैं बात करूं, दिस इज कॉल्ड योर, दिस इज, इफ दिस इज योर फर्स्ट सरफेस एंड दिस इज योर सेकेंड सरफेस, तो फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन हुआ, ये हुआ ना। अरे बाबू इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, ये हुआ। इसे हम क्या कहोगे, C1, और इसे क्या कहोगे, C2। तो ईच लेंस हैज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। अगर दो स्फेरिकल सरफेस है तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और अगर एक ही हो तो एक ही वाला भी तो हो सकता है, एटलीस्ट वन बोले थे ना, एक ही वाला हो तो, जैसे कि प्लेनो कन्वेक्स। तुम्हारे दिमाग में आ सकता है सर इसका बताइए तो क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बिल्कुल होगा। एक बात बताओ, मैंने याद कीजिए, मैंने प्लेन मिरर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि प्लेन का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, इन्फिनिटी पर।
तो इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी पे चला जाएगा और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं आएगा। लेकिन ये बात फिक्स है कि हर एक लेंस के अंदर कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया क्या हो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर आप बात करो तो इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में कहीं पर एक ऑप्टिकल सेंटर भी होगा। ये तो हम जानते ही हैं कि इसके बीच में क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर भी होगा ही होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आए, द सेंटर्स ऑफ स्फेरिकल सरफेसेज ऑफ लेंस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके ठीक है। अब अगर हम बात करें तो एक स्ट्रेट लाइन जो इसके दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए खींचा जाए, एक स्ट्रेट लाइन जो इसके दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए खींचा जाए, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के 2 डिफिनीशन होते हैं, मैं दोनों डिफिनीशन आपके नोट में दिया हुआ है और दोनों डिफिनीशन मैं आपको सुना रहा हूं। प्रिंसिपल एक्सिस का पहला डिफिनीशन है कि द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। यानी लेंस के 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन क्या कहलाता है, उसका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। और दूसरा डिफिनीशन है कि लेंस के पोल से गुजरने वाला स्ट्रेट लाइन, ध्यान से सुनिएगा, लेंस के पोल से गुजरने वाला स्ट्रेट लाइन जो लेंस के दोनों सरफेसेज पर, आप जानते हो कि लेंस के दो सरफेसेज होते हैं, उसमें से एक स्फेरिकल होना चाहिए, लेकिन 2 सरफेसेज तो होते हैं ना। तो लेंस के पोल से गुजरने वाला स्ट्रेट लाइन जो उसके दोनों सरफेस पर परपेंडिकुलर हो, जो उसके क्या हो, दोनों सरफेस पर परपेंडिकुलर हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के 2 डिफिनीशन हो गए। पहला तो आप अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के टर्म में डिफाइन करना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि लेंस के दोनों सरफेसेज के सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन या दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। या दूसरा आप क्या कह सकते हो, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाला स्ट्रेट लाइन जो लेंस के दोनों सरफेसेज पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, वो भी क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ध्यान से देखो तो ये जो निकल रहा है दोनों पे तो परपेंडिकुलर होगा ही, ऑलरेडी है, क्योंकि सेंटर से आने वाला लाइन तो हमेशा परपेंडिकुलर होता ही। आप सर्कल पढ़े होंगे तो आपको ये पता ही होगा कि सेंटर से जो लाइन आता है वो हमेशा सरफेस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है। अब आपको सर अगर एग्जाम में डिफिनीशन पूछे तो कौन सा बताएंगे, दोनों तो आप बता दिए, अगर एग्जाम में पूछ दे तो हम कौन सा बताएंगे, तो बाबू सेकंड वाला फर्स्ट वाला कोई भी बताओ, दोनों चलेगा। लेकिन अगर आपको याद ही करना हो तो कोई भी एक याद कर लो जो इजी लगे आपको। वैसे मेरे हिसाब से याद करोगे तो पोल वाला ही याद कर लो कि पोल से गुजरने वाला स्ट्रेट लाइन जो दोनों सरफेस पर परपेंडिकुलर हो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, प्रिंसिपल एक्सिस भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं फोकस की। अब हम बात करते हैं किसकी, फोकस की। आई होप आपको ये सारे डायग्राम्स आपको बनाने हैं, तो डायग्राम्स आप डायग्राम के लिए जगह दिया हुआ है। पहले डिफिनीशन के नीचे ये डायग्राम बनाना है, दूसरे डिफिनीशन के नीचे ये डायग्राम बनाना है, और प्रिंसिपल एक्सिस का डिफिनीशन का तो डायग्राम दूसरे डायग्राम में ही आप दिखा दोगे प्रिंसिपल एक्सिस को, तो दिक्कत की कोई बात है ही नहीं। तो अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, प्रिंसिपल फोकस की तरफ। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो जरा देखिए, या फोकस क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहली बात है, अब हम जरा लेंस बनाते हैं, दोनों लेंस बनाते हैं। दिस इज माय कन्वेक्स लेंस, दिस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। यही है ना, ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। बड़ा सिंपल सा बात है। और अगर बात करें एक कनकेव बनाए तो दिस इज कनकेव लेंस, दिस इज कनकेव लेंस, this is concave lens, this is optical center and this is principal axis। ये अगर दोनों लेंसेज की बात करें तो लाइट लेट सपोज आ रही है, लेट सपोज लाइट आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आ रही है। तो जब वो कन्वेक्स लेंस से गुजरेंगी तो जनरली होता क्या है, ये यहां से जाता है और ये यहां से जाता है। तो ये पॉइंट देखिए, इस पॉइंट पर दोनों क्या हुआ, इंटर कन्वर्ज कर गया, जमा हो गया। अगर देखो तो दोनों क्या हुआ, इस पॉइंट पर मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया। तो दिस विल बी इट्स फोकस, ये क्या होगा, इसका फोकस हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर आप यहाँ देखो, यहाँ भी मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल 2 लाइट रे ला, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। तो आप देखोगे कि इसके केस में क्या होगा, ये लाइट रे इधर चला जाएगा और इसके केस में क्या होगा, ये लाइट रे इधर चला जाएगा। तो ये दोनों लाइट रे फिर डाइवर्ज होंगे, तो दिस विल बी अनदर, दिस इज आल्सो फोकस। अरे नहीं, तो देखो
तो यानी कि यही है फोकस। आई होप आपको डिफिनीशन तो पहले से भी पता है फोकस का, मिरर में भी आप फोकस को डिफाइन कर चुके। मैं फिर से डिफाइन कर देता हूं। द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस converge at a point or appear to diverge from a point. This point is called focus. इसी पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से डिफिनीशन बताता हूं, आपके नोट में भी डिफिनीशन है, जो नोट में डिफिनीशन है एग्जैक्ट मैं वो पढ़ के सुनाता हूं आपको कि द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पर मौजूद एक ऐसा पॉइंट एट व्हिच लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज converge or appear to diverge after passing through the lens is called its principal focus। यानी लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर मौजूद एक ऐसा पॉइंट जिस पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई लाइट रेज लेंस से पास होने के बाद कन्वर्ज होती है, यानी कि मिलती है, या डाइवर्ज करती हुई अपीयर होती है, या ऐसा लगती है किसी पॉइंट से डाइवर्ज कर रहा है, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। आई होप आपको समझ में आ गया क्या है प्रिंसिपल फोकस दोनों लेंसेज में। और अगर ध्यान से देखो तो कन्वेक्स लेंस का फोकस कैसा होगा? रियल फोकस। अगर आप यहां बात करें तो दिस इज रियल फोकस। आप जानते हो रियल क्यों? क्योंकि यहां लाइट रे एक्चुअली में कट रही है, तो क्या हुआ? रियल फोकस। और कन्वेक्स लेंस का जो फोकस है वो कैसा? कनकेव का कैसा है? वर्चुअल फोकस। कैसा है? वर्चुअल फोकस। तो आप ये भी एक पॉइंट लिख सकते हो कि कन्वेक्स लेंस हैज रियल फोकस एंड कनकेव लेंस हैज वर्चुअल फोकस। समझ में आया? रियल फोकस एंड वर्चुअल फोकस, ये बातें। अब जरा ध्यान से देखो, ये तो एक फोकस हुआ। अब एक बात बताओ, लेंस लाइट हम इधर से भी तो ला सकते हैं, ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? इधर से भी तो हम लाइट ला सकते हैं बाबू। इधर से लाइट लाएंगे तो इस तरफ मिलेगा ना। एक बात बताओ, यानी कि एक फोकस क्या होगा? इस तरफ भी होगा। एक फोकस क्या होगा? इस तरफ भी होगा। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा तो हम क्या करेंगे? इसे F1 कह देंगे और इसे F2 कह देंगे। और यहां पर भी हम क्या कह देंगे? अगर इधर से लाइट रे आया तो यहां कटा, तो दिस इज F1 और दिस इज F2। यानी हर एक लेंस के अंदर कितने फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं। डिपेंड करता है कि लाइट किधर से आ रही है। मिरर के केस में ऐसा नहीं था, मिरर के केस में एक ही फोकस था, लेकिन लेंस के केस में क्या होता है? दो फोकस होता है लेंस के दोनों तरफ, एक लेंस के राइट में और एक लेंस के लेफ्ट में। हाँ, कन्वेक्स लेंस की अगर बात करें तो लाइट अगर लेफ्ट से आएगी तो राइट में फोकस मिलेगा, राइट से अगर लाइट आएगी तो लेफ्ट में फोकस मिलेगा। समझ गए? कन्वेक्स की अगर बात, कनकेव की अगर बात करें तो लेफ्ट से लाइट आएगा तो लेफ्ट में ही फोकस मिलेगा, और राइट से लाइट आएगा तो राइट में ही फोकस मिलेगा। यानी जिधर से लाइट आएगा उसी साइड आपको फोकस मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो रियल फोकस, वर्चुअल फोकस समझ में आया? किसका रियल फोकस है, किसका वर्चुअल फोकस है, समझ में आया? पक्का समझ में आ गया? प्रिंसिपल फोकस क्या है उसका डिफिनीशन समझ में आया? अगर डिफिनीशन में कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। वैसे क्या डिफिनीशन है, कोई रॉकेट साइंस थोड़े, आपको समझ में तो आ ही गया होगा। और अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। तो सिंपल सी बात है, ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस होता है, ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस के का जो डिस्टेंस होता है, अच्छा 1 मिनट, कई किताबों में इसे प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस कहा जाता है, तो घबराइएगा मत। कई जगह पे दो फोकस है ना, तो लिखा रहेगा कि हर एक लेंस के दो फोकस होते हैं, एक प्राइमरी फोकस और एक सेकेंडरी फोकस, तो घबराइएगा नहीं, बात एक ही है। एक को F1 एक को F2 का ना, तो जहां पे लाइट रे कटती है उसको प्राइमरी फोकस कह देते हैं, और दूसरा जो है जो फालतू में रखा हुआ है, जो अभी जहां पर अभी लाइट तो ना कन्वर्ज कर रही है ना डाइवर्ज कर रही है, उसको हम सेकेंडरी कह देते हैं। तो कितनी किताबों में प्राइमरी सेकेंडरी फोकस भी लिखा रहता है, तो घबराइएगा मत, ठीक है। और आप कहोगे सर आप प्रिंसिपल फोकस और फोकस में क्या डिफरेंस है? तो फोकस तो दो है, लेकिन जहां पर अभी लाइट रे एक्चुअली में कट रही है, जहां से एक्चुअली में लग रहा है कि डाइवर्ज हो रही है, वो प्रिंसिपल फोकस। आया समझ में? तो ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। जैसे यहां पर हम बात करें तो दिस इज योर फोकल लेंथ, दिस इज योर फोकल लेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल f, और यहां पर बात करें तो दिस इज योर फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। देखिए डिफिनीशन लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। समझ गए? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो बाई कन्वेक्स है इसीलिए ना, अगर मान लीजिए सर ये अगर प्लेनो कन्वेक्स होता तब भी क्या दो फोकस होता? बिल्कुल होता, तब भी दो फोकस होता। और हमेशा याद रखना, इस तरफ यहां से जितना दूर फोकस होगा उस तरफ भी इतना ही दूर फोकस होगा, यानी इस तरफ का फोकल लेंथ और इस तरफ का फोकस, ये मत सोचना कि F2 यहां होगा और F1 यहां से ज्यादा दूर होगा। अगर ऑप्टिकल सेंटर से एक फोकस का डिस्टेंस जो रियल में फोकस है अभी पर, अगर उसका डिस्टेंस अगर कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो इस तरफ भी 10 सेंटीमीटर ही होगा,
इस तरफ अगर 20 सेंटीमीटर है तो उस तरफ भी 20 सेंटीमीटर ही होगा। वो शेप पे डिपेंड नहीं करता है कि सर अगर मान लीजिए प्लेनो कन्वेक्स ले लेंगे तो एक तरफ, कितना बच्चा सोचता है कितना, ये किताबों में तो नहीं पूछा जाता है, कहीं किसी क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अगर प्लेनो कन्वेक्स है ना तो इस तरफ वाला फोकस नजदीक में होगा, इस तरफ वाला फोकस दूर में होगा। नहीं बाबू, ऐसा नहीं होता है। अगर इस तरफ वाला फोकस यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर है, अगर 10 सेंटीमीटर दूर है तो इस तरफ वाला भी फोकस यहाँ से कितना दूर होगा, 10 सेंटीमीटर ही दूर होगा। नो मैटर शेप कैसा है क्या है नहीं है, लेंस के दोनों फोकस का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से क्या होता है, सेम ही होता है। ये याद रखने की चीज है, आप कंफ्यूजन इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ओके बाबू, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो आपको सारे डिफिनीशन समझ में आ गए, इतने ही डिफिनीशन हमें याद करने। आई होप आपको सारे डिफिनीशन याद हो गए। पहला ऑप्टिकल सेंटर था, मैं रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी जल्दी में। ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर मौजूद एक ऐसा पॉइंट जिससे पास होने वाला लाइट रे सीधे निकल जाता है बिना किसी डेविएशन के। ऑप्टिकल सेंटर लेंस के जो दो स्फेरिकल सर्फेसेज हैं, या लेंस का जो स्फेरिकल सरफेस है उसका जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और अगर आप बात करो रेडियस ऑफ कर्वेचर की तो सीधी सी बात है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आए तो ऑप्टिकल सेंटर से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये डिस्टेंस ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी डिफाइन कर सकते हैं। मैंने नहीं बताया आपको, लेकिन आप रेडियस ऑफ कर्वेचर तो समझ रहे होंगे ना। दो है, मान लो कि ये कन्वेक्स लेंस है, तो इधर एक स्फीयर तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर एक स्फीयर तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे ऑप्टिकल ऑफ सेंटर, तो ये डिस्टेंस एक रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये अगर पहला सरफेस है, ये अगर पहला सरफेस है तो ये पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, R1 R2। अरे आया समझ में, जैसे C1 C2 उसी तरह R1 R2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमने बात की थी किसकी, नेक्स्ट हमने बात की प्रिंसिपल एक्सिस की। तो मैंने कहा प्रिंसिपल एक्सिस के दो डिफिनीशन है, कोई भी एक याद कर लो। एक डिफिनीशन है कि लेंस के दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। या दूसरा डिफिनीशन मैंने बताया कि लेंस के पोल से पास होने वाला स्ट्रेट लाइन जो दोनों सरफेस पर परपेंडिकुलर है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। फिर हमने कहा प्रिंसिपल फोकस की बात की, तो मैंने कहा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता हुआ लाइट रेज लेंस से पास होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होता है या जिस पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ अपीयर होता है वो उसका प्रिंसिपल फोकस हो गया। और मैंने कहा लेंस के अंदर दो फोकस होते हैं। हर एक लेंस के अंदर कितने फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं, एक लेंस के लेफ्ट में, एक लेंस के राइट में। ठीक है, जो कन्वेक्स लेंस है उसका फोकस रियल है, जो कनकेव लेंस है उसका वर्चुअल है। उसका क्या है, वर्चुअल है। और मैंने कहा कि दो फोकस होते हैं, तो किताबों में कई जगह पर प्राइमरी फोकस सेकेंडरी फोकस लिखा रहता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने कहा दोनों फोकस, और हाँ 1 मिनट, और फिर हमने कहा कि फोकल लेंथ यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस फोकल लेंथ, दोनों तरफ फोकस है तो दोनों तरफ फोकल लेंथ आए। और मैंने कहा था कि दोनों फोकल लेंथ हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, नो मैटर लेंस का शेप कैसा है। आई होप आपको ये सारे डिफिनीशन, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। डिफिनीशंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में तो पूछा नहीं जाता है डायरेक्ट, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। और अब हम बात करते हैं लेंस के टाइप्स की। अब आपको कैसा, लेंस के टाइप्स की तो आप बात कर चुके हैं, नहीं वो मैंने किसके बेसिस पर किया था, वो मैंने शेप के बेसिस पर किया था। अब मैं नेचर के बेसिस पर करूंगा, यानी कि नेचर क्या है, लेंस कर क्या रहा है। तो जरा भाई देखते हैं कि नेचर के बेसिस पर लेंस कैसा होता है। तो देखो, अगर नेचर के बेसिस पर आप देखो तो फिर 2 टाइप्स हैं। फिर कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ लेंसेज, 2 टाइप्स ऑफ लेंसेज। फिर लेंस के कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। इससे पहले जो हमने टाइप्स किए थे वो किसके बेसिस पर किए थे, इससे पहले का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर था, शेप के बेसिस पर। और अब किसके बेसिस पर है, नेचर के बेसिस पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर अगर आप देखो तो फिर लेंस के 2 टाइप होंगे। पहला कहलाएगा कन्वर्जेंट, पहला क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट लेंस, और दूसरा कहलाएगा डाइवर्जेंट लेंस। आई होप आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कन्वर्जेंट क्या होगा और डाइवर्जेंट क्या होगा, आ गया होगा आई होप। कन्वर्जेंट लेंस किसे कहेंगे, वैसा लेंस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई लाइट रेज को एक पॉइंट पर जमा कर देता है, कन्वर्जेंट लेंस। और जो छितरा देता है वो डाइवर्जेंट लेंस। याद करो, मिरर में भी था, कनकेव मिरर क्या करता था, लाइट को जमा करता था, तो वो क्या कहलाता था, कन्वर्जेंट मिरर, याद होगा ना। और जो कन्वेक्स मिरर था वो क्या करता था, लाइट को छितरा देता था, तो उसे हम क्या कहते थे, डाइवर्जेंट मिरर। तो जमा करने वाला कन्वर्जेंट और छितराने वाला डाइवर्जेंट। तो कन्वर्जेंट लेंस का मतलब हुआ कि वैसा लेंस जो लाइट रे को जमा करता है। जैसे कभी हमने तुरंत बात की, एक कन्वेक्स लेंस, दिस इज कन्वेक्स लेंस, दिस इज कन्वेक्स लेंस एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो लेंस से पास होने के बाद लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर कट जाएगा,
उसी को फोकस कहते थे। तो ये नेचर में कैसा है? कन्वर्जेंट है। ये नेचर में कैसा है? कन्वर्जेंट है। और अगर मैंने बात की थी दूसरी किसकी? कनकेव लेंस की, तो लाइट ऐसे आया, दो लाइट रे आई, एक लाइट रे इधर चली जाती हैं, ये इसका फोकस हो गया, और एक लाइट रे इधर चली गई, तो ये इसका क्या हो गया? ये इसका फोकस हो गया। तो ये कैसा हो गया? छितरा दिया ना, ये क्या कहलाएगा? डाइवर्जेंट। दिस इज कन्वेक्स कन्वर्जेंट और कनकेव डाइवर्जेंट। लेकिन क्या ये हमेशा होता है? आंसर है ऐसा हमेशा नहीं होता, इसीलिए तो मैंने पढ़ाया। नहीं तो अलग से क्यों कर देता है? डायरेक्ट लिख देते कन्वेक्स इज कन्वर्जेंट इन नेचर एंड कनकेव इज डाइवर्जेंट इन नेचर। ऐसा हमेशा नहीं होता है। अब यहीं पर क्या होता है ना, एनटीएससी खेल जाता है, या कोई भी ओलंपियाड एग्जाम्स है वो खेल देता है। आपसे पूछता है कि कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट इन नेचर, स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बच्चे समझते हैं ट्रू, क्योंकि ये तो सभी टीचर्स पढ़ाते हैं कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वर्जेंट होता है। तो बच्चे ने मार दिया ऑलवेज ट्रू, लेकिन ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। कन्वेक्स भी डाइवर्जेंट हो सकता है और कनकेव भी कन्वर्जेंट हो सकता है। ऐसा होता है, ऐसा एक्चुअली में होता है। सवाल उठता है कि ऐसा कब होता है? ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आपको पहले ये समझ में आया कन्वर्जेंट लेंस क्या और डाइवर्जेंट लेंस क्या है? कन्वर्जेंट लेंस एक ऐसा लेंस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई लाइट रेज को एक पॉइंट पर जमा कर रहा है, और डाइवर्जेंट लेंस एक ऐसा लेंस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई लाइट रेज को डाइवर्ज कर रहा है, यानी कि छितरा रहा है, वो हो गया डाइवर्जेंट लेंस। तो जनरली हम ये मानते हैं कि कन्वेक्स इज कन्वर्जेंट एंड कनकेव इज डाइवर्जेंट, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कैसे? वो हम समझते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब बता भाई, ये मैंने बनाया दो लेंस, दिस इज कन्वेक्स, दिस इज कन्वेक्स, एंड ये मैंने बनाया दूसरा लेंस, दिस इज मोटा सा है लेकिन फिर भी ठीक है, दिस इज कनकेव, दिस इज कनकेव। अब एक बात बताओ, लेंस ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक टुकड़ा है, तो दोनों का क्या होगा? एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। दिस इज म्यू एल, दिस इज म्यू एल मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, एंड दिस इज आल्सो म्यू एल, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। एंड बाहर में जो है सराउंडिंग, उसका हम क्या कह देते हैं? म्यू एस, म्यू एस, म्यू एस, म्यू एस। यानी लेंस के बाहर जो मीडियम है उसका सराउंडिंग क्या है? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू एस। तो जरा आप देखिएगा, जरा आप देखिएगा, हम केस लेंगे यहाँ पे, बस बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, हम केस लेंगे यहाँ पे, और नेचर लेंगे यहाँ पे। ये किसके लिए? कन्वेक्स के लिए। किसके लिए? कन्वेक्स के लिए। सबसे पहला केस, केस 1 है आपका कि अगर म्यू एल मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन म्यू एस, यानी लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अधिक है, यानी कि लेंस डेंसर है और सराउंडिंग रेयरर है। जब ऐसा होगा तो जो कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर मैं पूरा लिख दूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। नेचर ऑफ कन्वेक्स, किसका नेचर की बात कर रहे हैं? कन्वेक्स की बात कर रहे हैं। तो अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो ये कन्वर्जेंट होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, दिस इज कन्वर्जेंट। समझ गए? अब देखो ऐसा कब होता है, इसीलिए जनरली हम मानते हैं, जैसे मान लो शीशे का लेंस है और ग्लास में रखा हुआ, सॉरी शीशे का लेंस है और हवा में रखा हुआ है, यानी ग्लास का लेंस है और एयर में रखा हुआ है। एक बात बताओ, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, कौन आंसर? ग्लास या एयर? आंसर है ग्लास। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, तो वो लेंस कैसा होगा नेचर में? कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? कन्वर्जेंट। समझ गए? तो कन्वेक्स लेंस अगर अपने से रेयर मीडियम में रखा हुआ है, यानी जिस मटेरियल का वो बना हुआ है, और उसका सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे कम है, तो वो नेचर में कन्वर्जेंट होगा। क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। दूसरा बात हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि अगर मान लो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाए, ये भी तो हो सकता है। अगर बराबर हो जाएगा तो नो बेंडिंग, कोई बेंडिंग होगी ही नहीं, लाइट जैसे आएगा वैसे ही निकल जाएगा, बेंडिंग हुई ही नहीं, यानी लेंस का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसा लगेगा कि लेंस के रहने ना रहने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं। एंड जो थर्ड केस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपका थर्ड केस है वहीं पर खेल हो जाता है। अगर मान लो लेंस जो है वो कम डेंसर है सराउंडिंग से, ये भी तो हो सकता है। लेंस क्या है?
कम डेंसर है सराउंडिंग से। अब आपको सर ऐसा कब होता है, एग्जांपल दीजिए, मैं देता हूं, लेकिन यहां पर पहले ये समझ लीजिए, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो सराउंडिंग से तो ये हो जाएगा नेचर में डाइवर्जेंट। ये नेचर में कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट। यानी आपने देखा कन्वेक्स भी क्या हो सकता है, डाइवर्जेंट हो सकता है। कन्वेक्स भी क्या हो सकता है, डाइवर्जेंट हो सकता है। कब, जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो। अब आपको कि सर ऐसा कब होगा, अब जरा सोचो भैया, पानी का गिलास, पानी का बाल्टी है और उस बाल्टी के अंदर एक बुलबुला है, पानी के अंदर एक बुलबुला है। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं। दिस इज द बाल्टी एंड बाल्टी के अंदर में भरा हुआ है पानी और पानी के अंदर मौजूद एक पानी का बुलबुला। अब एक बात बताओ, बुलबुला के अंदर क्या, एयर, बुलबुला के अंदर क्या, एयर, और बुलबुला के बाहर क्या, वाटर। तो ये जो बुलबुला है वो ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, बिल्कुल है। बुलबुला हवा का बना हुआ है तो हवा ट्रांसपेरेंट होती है ना। और एक बात बताओ, इसका जो सराउंडिंग है वो वाटर का है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक या कम, किसकी तुलना में, एयर की तुलना में। तो आप यहां पर जानते हो कि अंदर का क्या होगा, ये म्यू ऑफ एयर होगा और चारों तरफ क्या होगा, म्यू ऑफ वाटर होगा। तो यहां पर अगर आप देखो तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, कम है, किससे, वाटर से। यानी कि अगर आप देखो तो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहां पर बुलबुला ही ना लेंस हुआ, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का टुकड़ा कौन हुआ, बुलबुला। तो बुलबुला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, सराउंडिंग से कम हुआ। तो यहां पर ये क्या है, कन्वेक्स है ना। देखो ये अगर ऐसे है तो ये क्या है, बल्गिंग आउट वाला है ना, तो ये कन्वेक्स है ना। लेकिन ये इस बुलबुला, अब ये बुलबुला क्या करेगा, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। समझ में आया। ये होता है जैसे कई बार क्या होता है, जो ग्लास फैक्ट्री में बन रही होती है, ऐसा होता है कई बार। मान लो कि फैक्ट्री में ग्लास बन रही थी, शीशा बन रहा था और उसके अंदर में एक बुलबुला छूट गया, यानी कहीं पर स्पेस रह गया, तो वो बुलबुला क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट बनाएगा या डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। आया समझ में। तो कन्वेक्स लेंस भी क्या हो सकता है, डाइवर्जेंट हो सकता है। कन्वेक्स लेंस भी डाइवर्जेंट हो सकता है और कनकेव भी कन्वर्जेंट हो सकता है। सिंपल सी बात है। अगर मैं यहां बात करूं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना, कि केस है कि अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक हो सराउंडिंग से तो लेंस कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेंट, बराबर हो तो कोई बेंडिंग ही नहीं, और अगर छोटा हो तो डाइवर्जेंट। और अगर ये सेम टू सेम बात हो, अगर यहां पर अगर हम इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी को मैं एडिट करके बना दूंगा। अगर मैं बात करता हूं, यही मैं बात कर दूं, आई होप ले लिया होगा आपने। मैं इसी को, अगर मैं इसको कन्वेक्स को कनकेव बना दूं, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने कर दिया। अगर मैं कन्वेक्स को क्या कर दूं, कनकेव बना दूं, तो अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा सराउंडिंग से तो क्या होगा, ये डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि कनकेव जनरली क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। नो बेंडिंग होगी, बराबर बराबर होने पे क्या होगा, कोई बेंडिंग नहीं होगी। और कनकेव भी कन्वर्जेंट बन जाएगा जब सराउंडिंग क्या होगा, ज्यादा डेंसर होगा। आया समझ में। अरे बउआ आया। तो आप याद रखिएगा कि कोई आपसे पूछे कि क्या कन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जेंट होता है, आंसर देंगे नहीं। अब आपको सर अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तब क्या करेंगे, तब भी लिखना नहीं, क्योंकि फिजिक्स वाला मास्टर जो चेक करेगा उसको इतना दिमाग तो होगा कि कन्वेक्स हमेशा कन्वर्जेंट नहीं होता। ये एक फैक्ट है, समझ गए बात। तो कन्वेक्स इज नॉट ऑलवेज कन्वर्जेंट एंड कनकेव इज नॉट ऑलवेज डाइवर्जेंट। दिस डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग से भी डिपेंड करता है। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। मिरर जो होता है ना, मिरर का भी क्या होता है, मिरर का भी फोकल लेंथ होता है। मिरर का भी क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, ये आपको पता है। लेकिन आप एक बात याद रखना, मिरर को आप कहीं भी रखो, हवा में, पानी में, कहीं भी रखो, किसी भी मीडियम में रखो, मिरर का फोकल लेंथ फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है। क्योंकि मिरर का फोकल लेंथ सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। किस पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। और अगर मेरा मिरर है तो मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर पानी में रखने से बदल थोड़े जाएगा। अब ये बात जानते हो, फोकल लेंथ बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। तो अगर आप पानी में रख दिए लेंस को तो ऐसा थोड़े है कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल गया, नहीं बदला, तो उसका फोकल लेंथ भी सेम रहेगा। और कनकेव अगर कन्वर्जेंट है तो हमेशा कन्वर्जेंट रहेगा, कन्वेक्स अगर डाइवर्जेंट है तो हमेशा डाइवर्जेंट रहेगा, नो मैटर में सराउंडिंग क्या है। यानी मिरर का नेचर सराउंडिंग से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन लेंस का नेचर सराउंडिंग से के डिपेंडेंट होता है। समझ में आया। लेंस अगर कन्वेक्स है, लेंस अगर कन्वेक्स है और सराउंडिंग रेयरर है तो कन्वर्जेंट है, बराबर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है तो कोई बेंडिंग ही नहीं है, लेंस का कोई असर ही नहीं हो रहा है। और अगर सराउंडिंग रेयरर है और लेंस डेंसर है, सॉरी सराउंडिंग अगर डेंसर है और लेंस रेयरर है तो कन्वेक्स डाइवर्जेंट हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा कहानी अच्छी तरह से आप समझा लीजिए। और दूसरी बात मैंने ये कहा कि मिरर का फोकल लेंथ सराउंडिंग के बदलने से नहीं बदलता है।
लेकिन लेंस का फोकल लेंथ सराउंडिंग के बदलने से बदलता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये कैसे बदलता है, ये भी बता दीजिए। तो याद रखना, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे देखो जनरली होता क्या है, जरा मैं इसको कंप्लीट करने के लिए पूरा इरेज कर देता हूं इन सब चीजों को, अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा हो सब चीज। देखिए लास्ट में जो पॉइंट्स है ना वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले जो बातें वो तो आप कहीं से भी पढ़ लोगे, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं वो आप कहीं से नहीं पढ़ोगे, वो सिर्फ यहां मिलेगा आपको। तो इसीलिए गौर से देखिएगा सारी चीजों को, जरा गौर से देखिएगा। मैंने ये कहा कि देखिए पहले क्या हुआ, जनरली होता क्या है ना, जो लेंस होता है, जो लेंस होता है, ये मान लो लेंस है, तो ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एस, कोई भी लेंस हो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, जनरली जो होता है वो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो अधिक ही होता है सराउंडिंग से, क्योंकि हम लोग ग्लास का लेंस बनाते हैं, एयर में यूज करते हैं, तो जनरली क्या होता है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक ही होता है। तो इसीलिए हम क्या कहते थे कि कन्वेक्स जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। ये जो कंफ्यूजन आया वो कहां से आया, यहीं से आया। और कनकेव क्या है, डाइवर्जेंट है। ये जनरली होता है, ये क्या होता है, जनरली होता है। तो ये कंफ्यूजन हमको यहीं से आया, लेकिन ये हमेशा सच नहीं है, ये हमने समझ लिया। लेकिन अब हम देखते हैं कि फोकल लेंथ कैसे वैरी करता है सराउंडिंग के साथ। एक बात याद रखना, ध्यान से सुनना, कन्वेक्स लेंस की हम बात करते हैं, ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो कांस्टेंट ही होगा ना, क्योंकि लेंस तो हम बना दिए, जिस मटेरियल का हमें लेंस बनाना था हमने बना दिया, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कांस्टेंट हो गया। आप क्या कर रहे हो, सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, अभी आपका क्या है, सराउंडिंग कम है किससे, लेंस से, आपने क्या किया, सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब आपको कहोगे सर कैसे बढ़ाओगे, जैसे कि मान लो पहले हवा में लेंस था, अब आप उसे पानी में लेके चले गए, तो जो लेंस पहले हवा में था उस लेंस को आप कहां लेके चले गए, पानी के अंदर। तो सवाल उठता है उसका फोकल लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा या घट जाएगा। ध्यान सुनिएगा, लेंस किसका, लेंस शीशे का बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ लेंस है, आप उसे पहले हवा में यूज कर रहे थे, तो उसका एक फोकल लेंथ आपको मिला हुआ था, ठीक, मान लो कि 20 सेंटीमीटर मिला हुआ था। अब आप उसे कहां लेके चले गए, पानी के अंदर। तो पानी के अंदर जब लेके जाओगे तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या वही रहेगा, आंसर है बढ़ जाएगा। मिरर के केस में यही नहीं होता था। मिरर के केस में मैंने क्या कहा कि किसी भी मीडियम में ले जाओ फोकल लेंथ बदलने वाला नहीं है, लेकिन लेंस के केस में फोकल लेंथ वैरी करता है जैसे जैसे सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। अब देखो मान लो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस एंड दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, जैसे जैसे इसका गैप कम होगा फोकल लेंथ बड़ा होता चला जाएगा। फोकल लेंथ धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, फोकल लेंथ बड़ा होता चला जाएगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि लेंस से कोई बेंडिंग होगी ही नहीं, और जब बेंडिंग नहीं होती तो आपको पता है इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ गए। और फिर अगर आप चले जाओ आगे बढ़ने लगो, अब क्या हुआ, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से अधिक हो गया, लेंस तो यहीं पे है अभी तक, अब सराउंडिंग का अधिक हो गया, अब ये ऊपर जा रहा है, फिर गैप बढ़ने लगा, यानी फिर फोकल लेंथ घटने लगेगा, लेकिन अब नेचर बदल जाएगा। जो पहले कन्वर्जेंट था अब डाइवर्जेंट बन जाएगा, जो डाइवर्जेंट था वो कन्वर्जेंट बन जाएगा। यानी कि आप यहाँ एक लाइन याद रख सकते हो कि सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी जब बढ़ता है तो फोकल लेंथ भी बढ़ता है। समझ गए ना बात, क्या होता है, बढ़ता है। और जब दोनों बराबर हो जाता है तो फोकल लेंथ इंफिनिटी हो जाती है, और जब उससे अधिक भी बढ़ने लगता है तब फिर क्या होता है, फिर घटने लगता है, यानी कि नेचर बदल जाता है। आया समझ में। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनटीएससी पूछता है कि जो लेंस हवा में उस लेंस को हम पानी में लेके चले गए तो फोकल लेंथ बढ़ेगा घटेगा सेम रहेगा, आंसर क्या दोगे, बढ़ जाएगा। क्योंकि पहले वाटर में था, पहले एयर में था, अब वाटर में, तो क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए ना, बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। देखिए लेंस का जो फोकल लेंथ होता है ना वो कुछ कुछ बातों पे डिपेंड करता है। आप कहोगे सर किस किस बातों पे डिपेंड करता है, तो मैं बता देता हूँ। सराउंडिंग के लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, और दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। अब जब हायर क्लास में पढ़ोगे तो आप एक फार्मूला पढ़ोगे, नाम है लेंस मेकर फार्मूला। एक फार्मूला है जिसका नाम है लेंस मेकर फार्मूला, और वहां से आप फोकल लेंथ निकालना सीखोगे। और उस फोकल लेंथ निकालने जब आप जाओगे तो आप वहां देखोगे कि उस फार्मूला में 4 चीजें हैं। एक है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक है सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक है दोनों जो सरफेसेज हैं उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन 4 चीजों पर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस। ये सब मिल करके क्या बनाता है, ये सब मिल करके लेंस का फोकल लेंथ डिसाइड करता है।
मिरर के केस में ऐसा नहीं है। मिरर के केस में एक ही चीज है जिस पर फोकल लेंथ डिपेंड करता है, वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसीलिए मिरर का चाहे वो नेचर हो चाहे फोकल लेंथ हो, मीडियम के बदलने से नहीं बदलता है, ये याद रखिएगा। और लेंस का जो फोकल लेंथ है और लेंस का जो नेचर है वो दोनों ही का ही दोनों सराउंडिंग के बदलने से बदल जाता है। आया समझ में? आई होप आपको ये पूरी बातें समझ में आ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। नोट में सारी बातें अच्छे से लिखी गई हैं, तो पढ़ लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लास्ट में जो मैंने बातें बताई ना वो बहुत इंपॉर्टेंट था। शुरू वाले भी इंपॉर्टेंट थी, इंपॉर्टेंट तो सारा ही था, लेकिन लास्ट में जो मैंने बताई वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वो आपको कहीं पर बुक्स में नहीं मिलेंगे, जनरली बुक्स में वो डिस्कस नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन आता है। यही तो होता है एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको पढ़नी होती है। हमेशा याद रखिए, जीवन में एक ही चीज़ की वैल्यू है और वो चीज़ है एक्स्ट्रा। आप जो चीज़ कुछ भी एक्स्ट्रा करोगे ना उसी का महत्व होगा, क्योंकि जनरल काम तो सब कर रहा है। आपके चारों तरफ जो भी लोग हैं वो तो जनरल काम तो सब कर रहे हैं। इस दुनिया में कीमत होती है एक्स्ट्रा की। कीमत हमेशा किसकी होती है? एक्स्ट्रा की ही कीमत होती है। हमेशा याद रखो, हमेशा जहां कुछ एक्स्ट्रा तुम करके दोगे ना वहीं पर तुम्हारी पूछ होगी। जो काम तुम एक्स्ट्रा, अगर तुम जो सब कर रहा है वही तुम भी कर रहे हो, तो फिर तुम दुनिया से अलग कैसे हुए? नहीं समझ रहे हो? लेट सपोज कि तुम ऐसा समझो कि तुम्हारा ये शर्ट है, उस शर्ट के अंदर में मान लो शर्ट फट गया, शर्ट का सिलाई फट गया, तुम उसे लेके गए कहाँ पर? एक दर्जी के पास। तुम दर्जी के पास लेके गए और तुमने दर्जी को कहा कि देखिए भैया यहाँ पर ये फट गया है, इसको ठीक कर दीजिए। दर्जी ने कहा ठीक है चले जाओ, 5 रुपया लगेगा, 1 घंटा के बाद आके ले जाए। तुम 1 घंटा के बाद गया, दर्जी ने वो सिल दिया था, तुमने उसको 5 रुपया दिया, लेकिन दर्जी ने कहा कि भैया देखिए आपका जो बटन था ना वो ढीला था, बटन ढीला हो गया था तो उसको भी मैंने ठीक कर दिया। अब आप सोचो, अगली बार जब आपका शर्ट फटेगा या कुछ भी, आप किसी को आप दर्जी सजेस्ट करोगे तो किस दर्जी के पास भेजोगे? आप उसी दर्जी के पास भेजोगे क्योंकि उसने आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करके दिया। आपने उसे शर्ट सिलने के लिए दिया था, बटन ठीक करने के लिए नहीं दिया था, लेकिन उसने कुछ एक्स्ट्रा करके दिया। तो आप अगली बार जब शर्ट ठीक कराने जाओगे या दर्जी का कोई भी काम करवाने जाओगे तो उसी दर्जी के पास जाओगे क्योंकि उसने कुछ एक्स्ट्रा वर्क करके दिया। तो यही बात हर जगह लागू होती है। इस दुनिया में जब भी आपको अगर कुछ यूनिक बनना है तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना ही होगा। हमेशा एक्स्ट्रा की ही कीमत होती है। जो आप एक्स्ट्रा करते हो वही आपको भीड़ से अलग करती है। जो सब कर रहा है वही आप भी कर रहे हो, तो आप भीड़ से अलग कहाँ होंगे? और इतना भीड़ है, कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उससे आपको अलग होना है। तो अलग होने के लिए आप क्या करोगे? कुछ अलग करोगे। तो यही सब चीज़ें तो अलग होती हैं। दूसरे बच्चे बस इतना पढ़ के निकल जाएंगे, कन्वेक्स कन्वर्जेंट होता है, कनकेव डाइवर्जेंट होता है, लेकिन आपने पूरा केस समझा कि लेंस की का फोकल लेंथ किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, सराउंडिंग के बदलने से किस तरह से फोकल लेंथ बदलेगा, किस तरह से नेचर बदलेगा। तो इसीलिए मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, मेरा एफर्ट एक्स्ट्रा है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा, अच्छा लगा होगा पढ़ करके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की, कि लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। पहले हम कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, फिर हम कनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग लेंस फार्मूला देखेंगे। लेंस मेकर फार्मूला नहीं, लेंस मेकर फार्मूला आपके क्लास में नहीं है। लेंस मेकर फार्मूला अगर आप चाहते हैं समझना तो कमेंट कीजिएगा, हम लेंस मेकर फार्मूला का भी लेक्चर अपलोड कर सकते हैं एक्स्ट्रा में, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, 10th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको क्विट भी कर सकते हो। बस आप इतना याद रखो कि लेंस का जो फोकल लेंथ है वो 4 चीजों पर डिपेंड करता है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दोनों सर्फेसेज का रेडियस ऑफ कर्वेचर, उस पर डिपेंड करता है R1 R2। फार्मूला क्या है, हम नोट में चाहो तो फार्मूला लिख भी सकते हैं, आप पूछ लेना, हम फार्मूला कभी भी आप सर्च कर सकते हो। 12th का कोई भी बुक उठाओगे उसमें रेडियस लेंस मेकर फार्मूला का आपको फार्मूला मिल जाएगा, प्रूफ भी होता है उसका, पढ़ाते हैं हायर क्लासेज में, जो 12th वाले की जब फिजिक्स पढ़ाते हैं, अभी आप 10th में। तो ये सारी बातें, तो मिलते हैं हम लोग लेंस नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लेंस से इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो एक लेक्चर हमारा होगा लेंस का इमेज फॉर्मेशन पे, दूसरा लेक्चर होगा हमारा कन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन पे, कनकेव लेंस के इमेज फॉर्मेशन पे, और उसके बाद एक लेक्चर होगा हमारा लेंस फार्मूला पर बेस्ड, और एक लेक्चर होगा हमारा पावर ऑफ लेंस। यानी इसके अलावा आपको 3-4 लेक्चर और करने हैं और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून, बाय बाय।